यूरोपियन ब्रांड है, काफ़ी प्रीमियम रहेगा। इसके लिए आप एक प्रीमियम प्राइस पे करते हो। एट द एंड आपको बजाज के पार्ट्स चिपकाए जाते हैं। ओवरऑल जो प्लास्टिक है इस गाड़ी में लगी हुई वो काफ़ी बैड है, पुअर है। इसको देखिए, ये सब आसानी से दबता है हाथ। इसमें कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है। Hello guys, welcome to a fresh new episode of Pratik Shankar Vlogs. I'm Pratik here and I welcome you to my channel. So guys, ये है अपनी KTM 250 एडवेंचर, जिसको मैंने लिया था अक्टूबर में। तो बीते 6 महीने में मैंने इसे चला लिया है 10,000 किलोमीटर के आसपास। मैं आपको किलोमीटर पे रीडिंग दिखाता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरे स्पीडोमीटर को देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है 9731 किलोमीटर्स। तो टोटल ये 9,700 किलोमीटर मैंने इसे चला लिया है। एंड एक्सक्यूज़ मी फॉर दी डर्टी कंसोल, क्योंकि एडीवीज लुक डर्टी, अच्छी लगती हैं वो डर्टी। सो नाउ लेट मी टर्न बैक द कैमरा। गाइस, मैंने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक एक्सटेंसिव थॉट देके 20 पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है, और जो कि एक्चुअली मैं एक 3,500 किलोमीटर पे मैंने इसका एक रिव्यू किया था, ओनरशिप रिव्यू एट 3,500 किलोमीटर्स। तो तभी मैंने कॉन्स और प्रोज दोनों इस गाड़ी के अच्छे से डिस्कस किए थे। तो उसके बाद मैंने इसे एक्सटेंसिवली चलाया। मैं इसे लेके कन्याकुमारी, रामेश्वरम के लॉन्ग राइड पे भी गया, जिसमें मैंने 3 दिन में लगभग 2,000 किलोमीटर बाइक चलाई। तो उन सब के बाद मुझे जो भी फील हुआ उन सबको मैंने लिस्ट डाउन किया है, और टोटल 120 पॉइंट्स मैंने एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, टोटल 120 पॉइंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा है बल्लू। टोटल कितने हैं, 20 पॉइंट हैं। तो टोटल 20 पॉइंट्स मैंने लिस्ट डाउन करें, जो कि इसके कॉन्स हैं। प्रोज मोर और लेस सेम है, 2 प्रोज का एडिशन है। तो आप मेरी 3500 किलोमीटर्स की जो रिव्यू है, जो 3500 किलोमीटर्स वाली रिव्यू वीडियो है, वो देखें। उसके बाद इस वीडियो को अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको आ रहा होगा आई बटन पे, उस पर क्लिक करके आप उसको देख लीजिए पहले, फिर अपन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। जो मेरे पास फहरिस्त है कॉन्स की, तो सबसे पहले इशू है गाइस इसमें वाइब्रेशन की। जब भी आप इसे लेके 100 से ऊपर जाओगे, 110 के ऊपर जाओगे, तो आपको सबसे पहला जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे फुट पैक पे फील होगा। फुट पैक के बाद जो वाइब्रेशन है, जब 115 के आसपास आप चले जाओगे तो वाइब्रेशंस का प्रोग्रेशन आपके हैंडल बार तक पहुँच जाता है। तो वाइब्रेशन का जो प्रोग्रेशन है वो पहले आप थोड़ी कम रेव रेंज में रहोगे तो यहाँ पर, और थोड़ा सा वो ज़्यादा बढ़ेगा तो हैंडल बार पे फील होगा। और जब एकदम चरम पर पहुँच जाएगा, जो इसका सेकंड कॉज है कि इसके जो मिरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। उसमें कभी कभी मुझे बुलेट वाली फीलिंग आती है कि जो जब मैं बहुत ज़्यादा अगर ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो पीछे का जो भी वेहिकुलर मूवमेंट है वो इसमें नहीं दिखता है, काफ़ी हेजी सा पिक्चर हो जाता है। तो वो एक इसका सेकंड कॉन्स है। कॉन्स नंबर 2 है मिरर वाइब्रेशन। कॉन नंबर 1 था अपना, जो कि 100 के ऊपर जो इसमें वाइब्रेशंस आते हैं, जो बॉडी के इसके वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। और जो तीसरी बात है वो मैं आपको कैमरा थोड़ा पास करके दिखाता हूँ। इसमें जो चीप क्वालिटी ऑफ स्पेयर्स में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें सही से दिख रहा है या नहीं आई डोंट नो, बट ये वाइट आप देख रहे हैं, ये डबल साइडेड टेप से इन्होंने इसे चिपका रखा है ना। तो ये सब काफ़ी चीप काम इसमें हुआ है, जो कि धीरे धीरे मुझे पता चला। ये दोनों साइड है बट इस साइड वाला किसी तरीके से मुझे दिख गया। तो ये एक पॉइंट है, पकड़ो। तो एक तो ये है कि डबल साइडेड टेप से इन्होंने हेडलाइट वाली असेंबली को चिपका रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी ऑफ वर्क। जो आगे जो वाइब्रेशन का साउंड है वो इसका चौथा सबसे बड़ा कॉन्स हो गया। और जो इसका चेन है, अब अगला जो प्रॉब्लम है वो इसके चेन में है। आप देखें, जो इसका चेन है ना, वो ज़रा सा भी पॉट होल आएगा, आप सुनिएगा अभी इसमें से कैसी आवाज़ आएगी। ये देख रहे हैं, और ये देखिए ये डॉगी आ चुका है इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए। तो ये जो आवाज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट ये आवाज़ आती रहती है यार। इन्होंने अजीब सा इसका डिज़ाइन बनाया हुआ है, आई डोंट नो ऐसा इन्होंने क्यों किया। फिर जो है गाइस, इसका जो ये फ्रंट वाला जो है आपका, इसको स्पीडोमीटर कंसोल या हेडलाइट कंसोल जो है, ये पूरे कंसोल से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। जब मैं शोरूम इसे लेके गया
कि भाई इसे ठीक कर दो, तो वो ये सारे जो नट्स हैं ना इधर इधर, इन सब को वो टाइट कर देते हैं और फिर वाइब्रेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर जब आप इसे कुछ किलोमीटर राइड करोगे तो फिर से वाइब्रेशंस आ जाते हैं। तो वो एक कॉन्स है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वो जो इसकी चेन की आवाज़ है वो माइनर से माइनर पॉट होल में वो आती है। और बड़ा डिमेरिट है वो है इसका माइलेज, जो सिटी में आपको ये अराउंड 25 to 27 देगी, और जो हाईवेज पे ये देगी वो रहेगा 30 से 35 के बीच। तो एक 250 सीसी की बाइक अगर आपको 27 का माइलेज दे और अपने आप को कावासाकी वर्सेस समझे, क्योंकि जो हाईवे पे माइलेज वर्सेस का निकलता है वो भी अराउंड 22 to 25 निकलता है, तो अगर एक 250 सीसी की बाइक अपने आप को वर्सेस समझे तो वो मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो इसलिए मैंने उसे एक कॉन्स में डाला है, जो अपना कॉन्स है नंबर 6 कि इसकी माइलेज काफ़ी कम है। जबकि जो सुजुकी की जो जिक्सर 250 एडवेंचर है उसका जो माइलेज निकलता है वो निकलता है अराउंड 36 का इन दी सिटी। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा डिमेरिट लगा मुझे। उसके बाद जो गाइस, थोड़ा पास आओ, उसके बाद गाइस जो एक और इसमें डिमेरिट नंबर 7 मुझे लगा वो है कि यार इसके क्लच लिवर्स और जो ब्रेक लिवर्स है ना, वो वाइब्रेशन की आवाज़ उनसे भी आती है, पॉट होल्स में ये भी पटकाते हैं इधर उधर, तो इनसे भी थोड़ा सा जो एम्बियंस है वो कम होता है। इसमें भी, इससे भी आवाज़ आती है, काफ़ी लूज सा है। सो गाइज, अगला जो इसका 8वां जो डिमेरिट मैंने लिस्ट डाउन किया वो है इसके जो हेडलाइट हैं। सबसे पहली बात वो हैलोजन के हैं। दूसरी ये बात है कि वो बेकार है, वो बकवास है, वो नहीं भी रहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने इसमें जब से ऑक्स लैंप्स लगवाए हैं, तो ऑक्स लैंप्स को आप देखिए एक बार, HJG वाले हैं ये। तो इसके बाद मैं मतलब हेडलाइट है या नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर माई लाइफ सेवर, उसके बिना आप इस बाइक में नहीं चल पाएंगे। आपको ऑक्स लैंप्स लगवाना पड़ेगा डे 1 से। तो वो एक बात है कि आपको ऑक्स लैंप्स की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट हेडलाइट है वो बेकार है। ठीक है, ये हो गया 8वां नंबर का कॉन। तो गाइज, जो नेक्स्ट कॉन्स मुझे इसमें लगता है वो है कि इसका जो रियर ब्रेक है वो उतना पावरफुल नहीं है जितना फ्रंट ब्रेक है। अगर आप हाई स्पीड में हो, रियर ब्रेक पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो, आपको दोनों को मिला के ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप चले जाओगे मतलब आप ट्रक के अंदर चले जाओगे। आपको दोनों मिला के ही ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। वो इसका 10वां कॉन था। ठीक है, जो 6ठा कॉन है यार इसमें, सॉरी, जो इसका 11th नंबर जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है ना कि जब इसमें लो फ्यूल की वार्निंग आ जाती है तो जो पूरा स्पीडोमीटर का कंसोल है, एक बार ज़रा आप पास आएँ। तो गाइज, ये जो पूरा कंसोल है ना जिसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये कंसोल पे कुछ और विजिबल ही नहीं होता, सिर्फ लो फ्यूल होता है। तो जब आपकी बाइक में तेल कम है, ये आपको पता है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप कितने किलोमीटर और जा सकते हो। तो वहाँ पे जो फ्यूल रेंज है वो ये ब्लैंक कर देता है, सब कुछ ब्लैंक। मतलब आप इसमें तेल भरवाओ लेकिन कितने किलोमीटर आप जा सकते हो, आई थिंक वो काफ़ी क्रूशियल होता है जिस समय आपके पास तेल कम है। तो वो एक बात है। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे देखो अब इसका तेल लो हो गया है और यहाँ पे लो फ्यूल आ रहा है, तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन इसने ये गायब कर दिया। यहाँ पे लो फ्यूल लिख दिया, यहाँ पे इन्फो लिख दिया। अब अगर आप राइड के बीच में, तो आपको फिर से ये सेट का बटन एक बार दबाना पड़ेगा, तब जाके आपको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सब मिलेगी, फ्यूल रेंज। तो मेरे कहने का मतलब बस यही था कि ये काफ़ी इनकन्वीनियंट है, इनको सिर्फ यहाँ पे कहीं पे ऊपर में लिख देना था लो फ्यूल, एटलीस्ट ट्रिप 1 में लिख देते, बट ये फ्यूल रेंज इनको डिस्प्ले करना था, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ वॉट आई मेंट टू से इन माई वीडियो। So this was a clarification shot. We can continue with the video now. कि इसमें वो जो इन्फॉर्मेशन वाला है उसका थोड़ा सीन हो जाता है जब ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कम तेल इसमें बचता है, तो लो फ्यूल वाली वार्निंग आने के बाद। तो उसके बाद है जो फ्यूल रेंज ये दिखाता है, इसके स्पीडोमीटर कंसोल में जो आपको फ्यूल का रेंज दिखता है वो गाइस उतना एक्यूरेट नहीं है। उसमें बहुत सडन ड्रॉप्स आते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट ड्रॉप्स आते हैं। वो आप चले जा रहे हो 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर के बाद अचानक उससे आप चले 20 किलोमीटर, उसका रेंज गिर गया 50-60 किलोमीटर, तो आप उस पर रिलाई बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो वो एक इसका कौन हो गया। जो उसके बाद वाला कौन है वो ये है यार, इसमें कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है। जब भी मैं सुबह बाइक को स्टार्ट करता हूँ ये एक बार में यार स्टार्ट नहीं होती।
इस पे आपको सेल्फ स्टार्ट देके सेल्फ स्टार्ट देके आपको इसका एक्सीलेटर थोड़ा लेना पड़ता है, थोड़ा रेस देना पड़ता है, तभी ये गाड़ी स्टार्ट होती है। वरना ये 3 से 4 बार में आप सिर्फ सेल्फ दोगे ना तो 3 से 4 बार में ये स्टार्ट होगी। गर्मी के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठंड में तो फिर आपको उसमें थोड़ा और समय लगेगा। तो इसके लिए आपको ये सेल्फ देके थोड़ा रेस देना पड़ता है इसमें, तो वो एक इशू है इसमें। और जब गाड़ी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, जैसे आपने सुबह यूज़ करके रख दिया, आप ऑफिस पहुंच गए, शाम को आपको ऑफिस से निकलना है, तो फिर आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके फिर से 1-2 मिनट छोड़ना होगा, वरना आपको पावर कुछ खास समझ में नहीं आएगा इसका। उसके बाद जो इसका मेन इशू है वो है इसका लो एंड टॉर्क का। तो गाइज लो एंड टॉर्क का क्या इशू है ना कि इसमें जो गियर जब आप लगाओगे कोई भी गियर, तो थोड़ा अगर आपका स्पीड कम है उस गियर के हिसाब से, तो बाइक फिर आपकी गड़गड़ करने लगेगी, जर्क देने लगेगी। फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा कि गियर नीचे करना होगा। गियर जब आप नीचे करोगे तो इसका जो आपका जो स्प्रॉकेट और जो चेन है उसकी लाइफ कम होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको इस बाइक की आदत नहीं है तो आप जब ओवरटेक कर रहे होगे ना किसी को, और अगर आपका स्पीड सडन ड्रॉप होता है, उस समय आपको गियर भी डाउन करना है, नहीं तो फिर ये बाइक स्टॉल होने का खतरा होता है और वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी डेडली बन जाता है। लो एंड टॉर्क का जो इशू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए, एक्चुअली मैं भी वीडियोज़ में सुनता था, बट किसी ने ये नहीं बताया कि उससे आपका चेन स्प्रॉकेट का लाइफ कम होता है, फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग करोगे उससे माइलेज गिरता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं इसमें जो कि आपको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। लो एंड टॉर्क वाली समस्या है और वो सीरियस प्रॉब्लम। तो ओवरऑल जो प्लास्टिक है इस गाड़ी में लगी हुई वो काफ़ी बैड है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया, यहाँ पर इन्होंने डबल साइडेड टेप से चिपका रखा है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पतली प्लास्टिक है, हाथ से ये मुड़ रही है, तो ये सब का इशू है इसमें। प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। इसको देखिए, ये सब आसानी से दबता है, हाथ से ही दब जाता है, तो फिर आगे की तो बात ही दूर है ना। तो वो इशू है कि इसका प्लास्टिक क्वालिटी वन ऑफ द वर्स्ट इन द मार्केट है। अगला कौन है वो देखिए, मैं 5 फीट 11 इंच हूँ, बट फिर भी ये पैर मेरा अगर ज़मीन पे पहुँच रहा है तो वो वाला नहीं पहुँच रहा है। मेरा अगर ये वाला पैर ज़मीन पे पहुँच रहा है तो वो नहीं पहुँच रहा है। मैं टिपटो कर रहा हूँ, एड़ी मेरी ऊपर है, तब जाके मैंने इस बाइक को बैलेंस किया हुआ है। तो 5 फीट 11 इंच के होने के बाद मेरा ये हाल है। अगर आप 5 फीट 9 इंच 8 इंच हो तो इसको लेके आप किसी गड्ढे में गिर सकते हैं, वो रिस्क है। ये बाइक टॉपल हो सकती है आपसे, वो एक बात आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कौन है उसके लिए मैं आपको अपनी टंकी खोल के दिखाता हूँ। गाइस इसका जो अगला कौन है वो मैं टैंक खोल के आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इन्होंने ये फालतू का पता नहीं किस इंजीनियर ने इनको बोला और इन्होंने यहाँ पर ये डाल दिया है, ये दिख रहा है। इसके कारण क्या होता है, जो उनका गन होता है, अब तेल उड़ाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसको बंद कर देते हैं। तो जो मैंने आपको दिखाया वो जो डंडी इन्होंने लगा दी है, उसके लिए हर बार जब आप तेल भरवाने जाओ तो आपको बोलना पड़ता है पेट्रोल में, भैया थोड़ा ऊपर से पकड़ना और सीधा डालना। कन्याकुमारी वाली राइड देखें, उसमें हर जगह मैं यही बोलता नज़र आऊँगा जब भी कोई भी रिफ्यूलिंग का शॉट है कि भैया उसको थोड़ा ऊपर से पकड़िएगा। तो ये पता नहीं क्यों इन्होंने डाला है। जिस बंदे ने मुझे ये गाड़ी बेचा, मतलब जो शोरूम वाला था, वो बोल रहा था कुछ घुस नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, कोई कुछ इंसर्ट नहीं कर दे, डोंट नो, उससे आई थिंक उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये एक बात है यार। इस गाड़ी में क्या है ना कि KTM का थोड़ा जो ब्रांड है वो इंडिया में बजाज के अंडर आता है, तो जो प्रीमियमनेस जो है ना, जो ऑस्ट्रियन ब्रांड जो है KTM, इसका जो प्रीमियमनेस है जो आप सुनते हो, ये डकार रैली में इसकी बाइक ने ये कर दिया वो कर दिया, जो यूरोप में जो KTM ने मतलब तहलका मचाया हुआ है, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में इसके पार्ट्स काफ़ी चीप हैं, इंडिया में जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी चीप है, जो इसके सर्विसिंग वाले बंदे हैं काफ़ी चीप हैं। तो वो काफ़ी चीप, मतलब आपको इसमें कोई प्रीमियम ब्रांड आप ओन कर रहे हो। जैसे सुजुकी की जिक्सर, वो अलग बात है कि वो मुझे उसका डिज़ाइन पसंद नहीं है, लेकिन वो बाइक इससे कम से कम 40-50 हज़ार सस्ती है बेंगलोर में। वो बाइक आप लो, आपको मतलब पता है कि चलो सुजुकी है, मतलब इंजन बढ़िया होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, स्मूथ होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा, आपको पता है। जब आप KTM लेने जाते हो तो आपको पता होता है यार यूरोपियन ब्रांड है, काफ़ी प्रीमियम रहेगा,
इसके लिए आप एक प्रीमियम प्राइस पे करते हो। एट द एंड आपको बजाज के पार्ट्स चिपकाए जाते हैं, जो कि मुझे मतलब उतना सही नहीं लगा, तो वो भी मैंने एक कॉन्स में इसका डाल दिया है। जो लास्ट कॉन्स है इसका, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि इसमें आपको गियर रेशियो समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ये चाहोगे, मतलब जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बाइक्स में जिस तरीके से अपन गियर बदलते हैं, अगर आप मतलब मान लो कि आपने 70 के आसपास में इसका छठा गियर लगा दिया, भाई साहब आप 100 चले जाओ, मैं मान लूँगा, वो होगा ही नहीं। आपको चौथे पाँचवें गियर में, अगर आपको 100 प्लस स्पीड अचीव करनी है तो आपको चौथे और पाँचवें गियर में करनी पड़ेगी। छठे गियर में अगर आप जा रहे हो, गाड़ी का मोमेंटम नहीं बना हुआ है, तो ये फ्लाईओवर की चढ़ाई ना चढ़ पाए, वहाँ भी आपको फील होगा कि मतलब जो पावर है वो ड्रॉप हुई है। तो कहने का मतलब यही है, जो जान है वो चौथे और पाँचवें गियर में। तो आपको एक गियर रेशियो समझना पड़ेगा कि फर्स्ट गियर में इस गाड़ी को 30 तक लेके जाना है, सेकंड गियर में मैं इसे 40 से 50 ले जाऊंगा, फिर थर्ड गियर में मैं इसे 60, 65, 70 लेके जा सकता हूँ, चौथे गियर में मुझे इसे 80 से 90 ले जाना पड़ेगा, पाँचवें गियर में ये 100, 110 के आसपास जाएगी, तब छठे गियर में उस स्पीड को वो मेंटेन कर पाएगी। तो हाई स्पीड में ये भी आ गए हमारे दोस्त हाई बोल दो उधर, हेलो नहीं, हेलो नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं, मत बोलो, डरते क्यों हो यार डरने की कोई बात नहीं, तुम आ सकते हो वीडियो में, कोई इशू नहीं है। तो मैं वही बता रहा था कि वो आपको अगर इसे हाई स्पीड पर टूरिंग करनी है इससे, जो कि मैं नहीं करता, मैं जनरली 80 to 90 पे ही करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन एड्रेनलिन जो है वो बोलता है कि हमें ले चलो, तो उस दिन मुझे थोड़ा प्लान करके इसका गियर बदलना पड़ता है, ऐसे ये हाई स्पीड को नहीं छूती। तो दैट वाज द एंड ऑफ द कॉन्स सेक्शन ऑफ दिस बाइक। इन एडिशन टू दिस, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप जो आई बटन या जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप उस पर जाके मेरे 3500 किलोमीटर वाले रिव्यू वीडियो को देखें, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा और आपको इंसाइट मिल जाएगा। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में, जैसे कि लड़के उसमें पूछ रहे हैं वैसे आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं रिप्लाई हर एक का मैंने रिप्लाई किया है, उस वीडियो पे भी, इस पे भी मैं करूँगा। तो वो बात है। उसके बाद जो प्रोज मैंने 2-3, क्योंकि उसके बाद मैंने इसकी सर्विसिंग वगैरह करवाई, तो प्रोज इसका यार ये है कि काफ़ी अच्छी एडीवी है, लेकिन उसके बावजूद जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम है। अराउंड 2200-2300 में मैंने इसकी फर्स्ट और सेकंड सर्विसिंग करवाई है। थर्ड सर्विसिंग का मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें जो चेन स्प्रॉकेट है वो चेंज होने वाला है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ेगी मुझे। मैंने सर्विस को लेकर के भी पिछला वीडियो अपलोड किया हुआ है, पिछले फ्राइडे का मेरा वीडियो है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। तो सर्विसिंग का अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सर्विसिंग इसकी काफ़ी चीप है, काफ़ी अच्छे दाम में ये सर्विस हो जाती है। और जो नेक्स्ट प्रो है यार, कि जो इसका जो स्पेयर पार्ट्स है, जैसे आप छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स को ले लें, ये मिरर 150 रुपये का है, ये 150 रुपये का है, ये आगे भी मैंने कुछ बदलवाया था वो भी सस्ता था। तो KTM के जो स्पेयर्स हैं वो सस्ते आपको मिलेंगे। तो ये था एक प्रयास मेरा इस वीडियो से आप लोगों को इस बाइक के बारे में जागरूक करने का। एट द एंड मैं ये बोल दूंगा यार, हर एक बाइक का अपना प्रो और कॉन्स है। ये सारे जो भी कॉन्स मैंने आपको गिनवाए, ये मैं भूल जाता हूँ जब ये गाड़ी भागती है, जब ये गड्ढों के ऊपर से ग्लाइड होती हुई निकलती है। तो यार कॉन्स तो हर एक बाइक में होगा, जो लेने से पहले आपको जानना ज़रूरी है। उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो अपना वक्त देने के लिए, मुझे अपने स्क्रीन पर एक मौका देने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए हैं, तो चीयर्स टू एवरीवन फॉर दैट। आई होप टू डू 10K सब्सक्राइबर्स बाय दिस ईयर एंड। सो दैट वाज इट। ये एक मेरा रिव्यू वीडियो था, 10K किलोमीटर्स का एक रिव्यू वीडियो था। अपना बेशकीमती वक्त मेरे लिए निकालने के लिए मेरा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। इस वीडियो का समापन यहाँ पर होता है। धन्यवाद।